जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हाफिज सईद ने कश्मीर में भेजे थे 10,000 आतंकी। दोस्तों, पाकिस्तान में खुले मंच से लश्कर के नसीर मदनी का कबूलनामा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मौलाना ने ताब में आकर आखिरकार बता ही दी सच्चाई। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे। वहीं उधर कैसे पाकिस्तान की बेशर्मी पर भारत का कानूनी तमाचा 18 साल से पाल रहे थे जिन आतंकियों का मुंबई कोर्ट में हाफिज सईद समेत नपेंगे वो 6 दरिंदे। इतना ही नहीं दोस्तों, वही अमित शाह जी के ISI वाले बयान पर पाकिस्तान उठ बौखलाया। शहजाद भट्टी नेटवर्क लिंक से कर दिया इनकार। तो वही दोस्तों, चौंकने वाली जानकारी, जिस चीज को लेकर दिल्ली पुलिस बार बार कह रही थी कि जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन को पाकिस्तान की तरफ से भड़काया जा रहा था, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल सामने आया है दोस्तों, जहां पाकिस्तान से कॉकरोच जनता पार्टी को आया दिल छू लेने वाला खत। अभिजीत दिपके से कहा कि हम आपको उम्मीद से देख रहे हैं। क्या है इसके मायने दोस्तों, और किसने ये खत भेजा है? आखिर पाकिस्तान से कौन सपोर्ट कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को? तो वही आपको बताएंगे कैसे तीस्ता पर बांग्लादेश के आखिरकार बदल ही गए सुर। नहीं चाहता कि भारत से बिगड़े दोस्ताना वाला रिश्ता। तो वही आपको बताएंगे भारत की चुनाव व्यवस्था के मुरीद हुए मिस्टर ट्रम्प दोस्तों, सेव अमेरिका एक्ट पास कराने पर दिया जोर। जहां ट्रम्प ने भारत की चुनावी व्यवस्था को सराहा तो बीजेपी हुई गदगद। वही कांग्रेस ने पलटकर उठाया EVM बैलेट पेपर का मुद्दा। एक से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि आतंकवादियों का खात्मा बहुत जरूरी है, इनकी रिलाई बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां पाकिस्तान के बहावलपुर में 14 अगस्त को लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जलसे में मशहूर मौलाना मौलवी नसीर मदनी ने आतंकी हाफिज सईद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों, जिसने हर किसी को चौंका दिया। मौलाना ने लश्कर आतंकियों के बीच बयान दिया कि हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 बच्चे कुर्बानी के लिए भेजे थे, यानी आतंकवादियों को कुर्बानी के लिए भेजे थे, मर मिटने के लिए भेजे थे। वहीं पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ हाल ही में NIA ने चार्जशीट दाखिल कर गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। मौलाना के इस कबूलनामे से हाफिज सईद की आतंकी साजिशों की पोल खुल गई है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है वो आतंकवाद को नेशनल पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करती है, और फिर ये एक बार साबित हो गया है। पाकिस्तान को उसी के आतंकी खुलेआम मंच से एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर ये दावा करता है कि वो कश्मीरियों का भला चाहता है, वो उन्हें नैतिक समर्थन देता है, लेकिन जिस तरह नसीर मदनी ने खुलेआम भारत की जमीन पर 10,000 आतंकी भेजने की बात स्वीकारी है, वो बताता है कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का खुला समर्थन है। वहां की सरकार और सेना इसका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए कर रही है। आपको बता दें, सामने आई वीडियो में नसीर मदनी लश्कर तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद की तारीफ में उसके गुनाहों का बखान कर रहा है। वो मंच से कहता सुना जा रहा है कि सुनो, इसी हाफिज सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है। वो पाकिस्तान का पहला ऐसा कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे सजा दी सिर्फ इस वजह से कि उसने 10,000 बच्चे कश्मीर के लिए वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया। लेकिन उसे सजा देकर बनारसी ढगों ने अंदर जेल के अंदर रखा हुआ है, वो आज भी चुप है। दोस्तों, मदनी के इस दावे के बाद कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में लश्कर तैयबा की भूमिका और उसके नेटवर्क पर एक बार फिर तगड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उसने आगे कहा कि हाफिज सईद ने कोई दुकान नहीं जलाई, कोई शहर नहीं जलाया। मौलाना ने हाफिज को कमांडो बताते हुए कहा कि इतने कमांडो लड़के होने के बावजूद वो सब खामोश हैं। वहीं पहलगाम हमले के मामले में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाल ही में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट बोले तो NBW भी जारी किया है। मौलाना के इस ताजा बयान ने हाफिज सईद द्वारा कश्मीर में लगातार आतंकी भेजने और हिंसा फैलाने के भारत के दावों की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार भले ही हाफिज सईद के जेल में बंद होने का दावा करती हो, लेकिन लश्कर से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल पर 14 अगस्त को एक तस्वीर अपलोड
अपलोड की गई, जिसमें पाकिस्तानी झंडे लगे कुर्ते में हाफिज के होने का दावा किया गया। पहलगाम हमले के बाद आज तक या फिर इंडिया टुडे ने खुलासा किया था कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन स्थित सेफ हाउस में पाकिस्तानी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहता है, वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो यह है बहुत बड़ी खबर दोस्तों, जहां पाकिस्तान के अंदर बैठे ये आतंकवादी इन आतंकवादियों को लड़ाके, कमांडो, बच्चे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधन कर रही है, क्योंकि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान के लिए हीरो की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन ये आतंकवादी, पाकिस्तान के ये बच्चे, उसके ये कमांडर भारत के लिए किसी बहुत बड़े आतंकवादी से कम नहीं है। आखिरकार इनका मकसद क्या था? कश्मीर में आगजनी करना, कश्मीर के लोगों को मारना, भारतीयों को मारना, भारत को दहलाना, भारतीय आर्मी को बमों से उड़ाना, गोलियों से भूनना। तो फिर ये बच्चे कमांडर या फिर आर्मी कैसे हो सकते हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी थे जिनको हाफिज सईद ने कश्मीर में भेजा था, वो भी 10,000 की संख्या में, जिसकी किसी और ने नहीं दोस्तों, खुद पाकिस्तानी मौलाना ने ताब में आकर सच्चाई बता ही डाली, जिसका आरोप लगातार भारत लगाता रहता था और पाकिस्तान जानबूझकर मक्खी तक नहीं बैठने देता था। और आज उसी की सरजमीन से इस बात का खुलासा हुआ है। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कैसे इस मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। साथ में चाहते हैं कि इन आतंकवादियों की मौत निश्चित है, इनको मारा ही जाना चाहिए। तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की इन बेशर्मी पर भारत ने बड़ा ही कानूनी तमाचा मारा। 18 साल से पाल रहे थे जिन आतंकियों का, अब मुंबई कोर्ट में हाफिज सईद समेत और नपेंगे वो 6 दरिंदे। दरअसल दोस्तों, मुंबई की धरती को 26 नवंबर 2008 की लहूलुहान करने वाले पाकिस्तानी आतंकी और उनके आकाओं पर अब भारत का कानून पूरी सख्ती के साथ शिकंजा कसने जा रहा है। जी हां, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 18 साल बाद इस खूनी साजिश के मुख्य सूत्रधार हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी समेत 6 भगोड़े पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ मुंबई की स्पेशल कोर्ट में उनकी गैर हाजिरी में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोले तो BNSS 2023 के लागू होने के बाद किसी आतंकी मामले में गैर हाजिरी में ट्रायल चलने का ये देश में पहला और ऐतिहासिक मामला है दोस्तों। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने इस कानूनी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 356 अदालतों को यह अधिकार देती है कि वे फरार अपराधियों की अनुपस्थिति में भी ट्रायल पूरा कर सके। इसका मकसद पाकिस्तान में छिपे आतंकियों द्वारा भारत की कानूनी प्रक्रिया को लटकाने की साजिश को खत्म करना है। जी हां, मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती ने स्पेशल PP उज्जवल निकम को आधिकारिक पत्र भेजकर इन आतंकियों के खिलाफ तुरंत ट्रायल शुरू करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें, अदालत ने जिन 6 मुख्य साजिशकर्ताओं और हैंडलर्स के खिलाफ ट्रायल शुरू किया है, उनमें उनके नाम है हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, तीसरा साजिद मीर, चौथा अबू अलकामा, पांचवा आसिम उर्फ अबू कहाफा, छठा मेजर अब्दुर रहमान पाशा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के खिलाफ पहले से ही इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है। इस फैसले पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों? वहीं आपको बता दें, उधर अमित शाह जी के ISI वाले बयान पर बौखलाया पाकिस्तान, शाहजाद भट्टी नेटवर्क लिंक से कर दिया इनकार। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े शाहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान भड़क गया है। इस्लामाबाद ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए नेटवर्क के ISI से संबंध होने से इनकार किया है। पाकिस्तान ने अमित शाह के बयानों को बेबुनियाद बताया और आरोप लगाया कि भारत अपनी घरेलू सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहा है। अमित शाह जी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के 14 राज्यों में चलाए गए संयुक्त सुरक्षा अभियानों में ISI समर्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा था कि इन कार्रवाइयों से संगठन की देश में हिंसक और विध्वंसक हमले करने की साजिश नाकाम हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी और चौंका देने वाली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान से CJP को आया दिल छू लेने वाला खत। अभिजीत दीपके से कहा कि हम आपको उम्मीद से देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस जानकारी ने भारत को चौंका दिया है। बताते भारत में कॉकरोच जनता पार्टी को पहले प्रदर्शन में मिली कामयाबी के बाद पाकिस्तान में भी उनके आंदोलन को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही है। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि कैसे युवाओं के आंदोलन ने भारत की मोदी सरकार के एक ताकतवर मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। अब लाहौर के एक युवा ने कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके को एक दिल छू लेने वाला
खत लिखा है। लाहौर के रहने वाले एहतेशाम हसन ने स्क्रॉल में लिखा है कि डियर अभिजीत, मैं आपको लाहौर से देख रहा हूँ, एक ऐसा शहर जहाँ की हवा वैसी ही धूल भरी है जैसी दिल्ली की। मैं यहाँ एक युवा कार्यकर्ता हूँ, उस पीढ़ी का हिस्सा जो सरहद की लंबी और डगमगाती परछाई में पली बढ़ी है। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ये खत क्योंकि लंबे समय बाद सरहद के उस पार से आई खबरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ। खत में आगे लिखा है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने युवा और बेरोजगार लोगों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान में मेरे जानने वाले युवाओं ने उस शब्द को तुरंत पहचान लिया। दक्षिण एशिया में ताकतवर लोग हम जैसे लाखों लोगों को इसी नजर से देखते हैं। और भी इसमें बहुत सारी बातें कही। कुल मिलाकर अगर संक्षेप में बात करें तो इसका कहना था कि हमारे यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन हम तुम्हारी तरह इतने व्यापक रूप पर कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। ना हमको डिजिटल सपोर्ट मिल पा रहा है, ना कैसा भी सपोर्ट मिल पा रहा है। हम आपको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। हम आपको उम्मीद से देख रहे कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो पाए। अगर एक नजरिए से देखा जाए दोस्तों तो पाकिस्तान में भी अभिजीत दिपके को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, यानी वहां से भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे एक चीज समझ में आता है कि भारत में जब कोई भी चीज सरकार के खिलाफ होती है तो वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तरीके से दिखाया जाता है, जिसका एक एग्जांपल इस खत के नजरिए आप देख सकते हैं। दोस्तों जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तब दिल्ली पुलिस ने भी कहा था कि पाकिस्तान से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो सपोर्ट किसी भी तरह का क्यों ना हो। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, तो वहीं आपको बता दें। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत दौरे पर आनाकानी कर रहे हैं। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद पहले चीन की यात्रा की और भारत की आपत्तियों के बाद भी तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा समझौता भी कर डाला। अब तारिक रहमान सरकार के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने कहा है कि बांग्लादेश नहीं चाहता है कि तीस्ता नदी प्रबंधन को लेकर भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं जो खराब हो। उन्होंने भारत से अपील किया कि वो बांग्लादेश के हितों पर विचार करें। अनी ने भारत को एक दोस्त देश करार देते हुए कहा कि एक मित्र को दूसरे मित्र के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। अनी ने ढाका में एक सेमिनार में कहा कि पड़ोसी देश एक दोस्त देश होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर उनके हित हैं तो हमारे भी हित हैं। एक मित्र को दूसरे मित्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि भारत के साथ दोस्ताना संबंध खराब हो। बांग्लादेश के मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश ने प्रयास तेज कर दिया है कि तीस्ता विवाद को सुलझाया जाए जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट में भी चीन की मदद ले रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि बांग्लादेश क्यों चाहता है तीस्ता प्रोजेक्ट, तो आपको बता दें तारिक रहमान सरकार चाहती है कि बार बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए और उत्तरी बांग्लादेश में सूखे के दिनों में पानी की सप्लाई के लिए तीस्ता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। अनी ने कहा कि सरकार ने तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर कई सेमिनार और सलाह विशेषज्ञों के साथ किए हैं। एक विस्तृत अध्ययन के आधार पर सरकार अपने अगले कदम का फैसला करेगी। अनी ने कहा कि तीस्ता प्रोजेक्ट एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश के 5 से 6 उत्तरी जिलों को इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अनी ने कहा कि बांग्लादेश के ये जिले कई साल से नदी के कारण होने वाले क्षरण से परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे क्रियान्वित करने में फेल होते हैं तो इस इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याएं बनी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। हमें किसी भी तरह से इस चुनौती से निपटना होगा। बता दें कि तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। ये नदी हिमालय से निकलती है और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में पहुंचती है। बांग्लादेश पहुंचने से पहले ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका एक्ट काफी समय से चर्चा में है। ट्रम्प ने इस एक्ट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में भारतीय चुनावों का जिक्र किया है। ऐसे में भारत में भी इसकी चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने सवाल किया है कि भारत की तरह हम अपने मतदाताओं के लिए फोटो वाला पहचान पत्र क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने वोटरों को रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेजी सबूत और वोटिंग के समय फोटो आई देने को जरूरी बनाने वाले सेव अमेरिका एक्ट को संसद से पास करने पर जोर दिया है। सेव अमेरिका एक्ट को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी संसद का निचला सदन ने इस साल पास कर चुका है। कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद अब बजट रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस के जरिए इसके एक सीमित वर्जन पर विचार कर रही है। एक अनिवार्य नियम के बजाय ये वर्जन इंसेंटिव बोले तो प्रोत्साहन पर आधारित तरीका अपनाता है। इस एक्ट को जरूरी बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने ताजा बयान में भारत के चुनाव प्रणाली और वोटर आईडी सिस्टम का हवाला दिया है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि आखिर बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। भारत के आम चुनाव का जिक्र करते हुए ट्रम्प ने कहा कि भारत के पिछले चुनाव में 6 करोड़ 46 लाख वोटर थे। इनमें 1% से कम लोगों ने मेल से वोट दिया और हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना जरूरी था। इसी तरह के सिस्टम के लिए कांग्रेस को सेव अमेरिका एक्ट पास करने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिनको नहीं पता सेव अमेरिका एक्ट क्या है उनको बता दें। सेव अमेरिका एक्ट यानी सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एक्ट एक प्रस्तावित फेडरल बिल है। इसका मुख्य मकसद अमेरिकियों के वोटिंग के लिए रजिस्टर करने के तरीके को बदलना
बदलना होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर इस एक्ट को अपने बड़े इमिग्रेशन क्रैक डाउन, बोले तो प्रवासी विरोधी कड़े कदमों के हिस्से के तौर पर पास कराने पर जोर दिया है। इस बिल को अमेरिकी संसद के निचले सदन ने मंजूरी दी है। अगर यह बिल सीनेट से भी पास हो जाता है और कानून की शक्ल ले लेता है तो अमेरिका वोट डालने से पहले वोटर के लिए वैलिड फोटो पहचान पत्र के साथ साथ अमेरिकी पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाएगा। इस बिल को अमेरिका के राजनेता जो है वो बटे हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स लंबे समय से इस प्रस्तावित कानून का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे करीब 2 करोड़ अमेरिकी वोटर वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे जरूरी दस्तावेज नहीं है। इस बिल का मकसद कुछ खास मामलों को छोड़कर मेल इन बैलेट यानी डाक से वोटिंग को भी खत्म करना है। इस पर भी एक्सपर्ट का एतराज है। दोस्तों आपको बता दें, जहां एक तरफ ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था को सराहा तो वहीं भारत में इसको लेकर भी मुद्दा गर्म आ गया। दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी गदगद हो गई तो कांग्रेस ने पलटकर उठा दिया ईवीएम बैलेट पेपर का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत के चुनावी मॉडल की बड़ी उपलब्धि बताया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा उठा दिया, यानी अमेरिका की वोटर आईडी बहस अब भारत में बीजेपी कांग्रेस की सियासी लड़ाई बन गई। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे समृद्ध लोकतंत्र को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केवल कानूनी रूप से पात्र नागरिकों को ही मतदान करना चाहिए। बीजेपी के लिए ट्रंप की टिप्पणी भारत की चुनावी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिखाने का मौका बन गई है। जैसा कि आप राजीव चंद्रशेखर का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो वहीं कांग्रेस ने क्या कहा बता दें। कांग्रेस ने बीजेपी के इस नैरेटिव को स्वीकार नहीं किया। वैसे भी विपक्ष है दोस्तों तो कैसे स्वीकार कर लेगा। कांग्रेसी नेता उदित राज ने कहा कि अगर भारत की चुनावी व्यवस्था इतनी बेहतर मिसाल है तो भारत में चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप, एलोन मस्क और तुलसी गबार्ड के बैलेट पेपर के समर्थन वाले बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत में इस पहलू पर चर्चा क्यों नहीं होती। उनका भी ट्वीट आप देख पा रहे होंगे। वहीं पवन खेड़ा ने भी ट्रंप के बयान को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाया जाए। कांग्रेस का संकेत साफ था कि वो ट्रंप की ओर से भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ को बीजेपी के पक्ष में जाने देने के बजाय चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी पारदर्शिता की बहस में बदलना चाहती है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। ट्रंप ने जो भारत के वोटिंग सिस्टम को सपोर्ट किया है दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है अवश्य कमेंट करके बताएगा। साथ में रिक्वेस्ट ये भी है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक या एक्स, वीडियो को शेयर करिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।